हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रतिफल या उत्पाद, बी ऑप्शन है अभिकारक, सी ऑप्शन है अम्ल, डी ऑप्शन है लवण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का, बी ऑप्शन है एथिलीन का, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन का, डी ऑप्शन है जिबरेलिन्स का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है जयांग, सी ऑप्शन है पंखुड़ी, डी ऑप्शन है अंडाशय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है तो पुंकेसर कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ऊष्मा क्षेपी, बी ऑप्शन है ऊष्मा शोषी, सी ऑप्शन है रासायनिक, डी ऑप्शन है भौतिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, यानी ये सभी आवश्यक होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है, तो हरे पेड़ पौधों में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है YX, सी ऑप्शन है YY, डी ऑप्शन है XY। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और पुरुषों का लिंग गुणसूत्र XY होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क, बी ऑप्शन है खून की कमी, सी ऑप्शन है विटामिन की कमी, डी ऑप्शन है पोषण की कमी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है तो असुरक्षित यौन संपर्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है लिथियम और सोडियम को, डी ऑप्शन है लेड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रेबिस, डी ऑप्शन है घेंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में विटामिन ए के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है फास्फोरस को, डी ऑप्शन है चांदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सोडियम ज्वलनशील होता है, ये वायु के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है, इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं और फास्फोरस को पानी में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तो कौन होता है, तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में इंसुलिन के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण से, सी ऑप्शन है समतल दर्पण से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लोह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लोह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लोह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लोह ऑक्साइड बनाता है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कार्बन क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन अधातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निच्छालन विधि से, सी ऑप्शन है फेनोत्प्लावन विधि से, डी ऑप्शन है निस्तापन विधि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो फेनोत्प्लावन विधि से किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको 6.5 भी मिलेगा, तो ये भी सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। तो P बराबर 1/f ये लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को D से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। ए ऑप्शन है मेथेन गैस, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो मेथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है रॉबर्ट डार्विन को, बी ऑप्शन है यूरे को, सी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम का, बी ऑप्शन है Fe यानी लोहा का, सी ऑप्शन है Ag यानी चांदी का, डी ऑप्शन है Cu यानी कॉपर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये लोहा का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैंगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का झुकाव कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र बताना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो बैटरी में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है कार्निया पर, बी ऑप्शन है परितारिका पर, सी ऑप्शन है पुतली पर, डी ऑप्शन है रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। और यहाँ पे आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और जितना भी प्रश्न आपका गलत हुआ होगा तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के उसे टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ताकि वे सभी प्रश्न आपको याद रहें। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।